तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना जो पहाड़ी के ऊपर जाना था 7वें माले के 7वें पीक के, उस पर चढ़ रहा था और उसकी मुलाकात ज़ोंग हेंग से होती है। वो अब क्योंकि फॉरवर्ड सी अपना बना चुका था तो काफ़ी एक्साइटेड था, ज़ू को दिखाता भी है। ज़ू इग्नोर मार देता है और आगे बढ़ रहा था। इस दौरान ज़ोंग हेंग पूछता भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अगर ऊपर जाना चाहते हो और तुम क्योंकि ग्रे रोप डिसाइपल हो, यानी कि पहाड़ी के नीचे वाले, तो तुम नहीं जा पाओगे। तुम्हें ये जो फॉर्मेशन है ये रोक देगा। लेकिन वो अचंभित तब हो जाता है जब ज़ू उस जगह पर एंट्री करता है और अपनी ऑरा रिलीज़ करता है। ये हैरान हो जाता है और एकदम शाहरुख खान के जैसा हकलाते हुए फ फ फ फ फाउंडेशन ऐसा बोलता है अब आके। तो ज़ू अपनी ऑरा रिलीज़ कर चुका था और जो पहाड़ी के ऊपर 7वें पीक पर जो कुछ घंटियाँ होती हैं वो बजने लगती हैं और 3 लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर बाहर ही कोई फाउंडेशन लेवल का बंदा ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता, तो वो घुस नहीं पाता, बेल बजते नहीं। ये बज रहा है इसका मतलब इनको ये समझ में आ जाता कि हमारा ही कोई बंदा है। इसका संकेत यही है कि कोई बंदा है जो फाउंडेशन लेवल पे पहुँच चुका है और उसने रजिस्टर नहीं किया है, क्योंकि एक बार आपको रजिस्ट्री करनी पड़ती है। वो करने के बाद आप फिर कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो। तो जो 3 लोग आगे बढ़ रहे थे, उसमें जो सबसे आगे थे, वो एवरेज थे थोड़े दिखने में। चेहरा थोड़ा गोल था। ये वही बंदा था जब ज़ू पहली बार आया था यहाँ पर, सेक्ट जॉइन किया था। तो डाओइस्ट रोप वगैरह इन्होंने ही दिलवाया था और इन्होंने भी सलाह भी दिया था ज़ू को कि तुम हमेशा अपना हाथ राइट साइड में रखते हो, तो लोग समझ जाएँगे कि तुम नेचुरली करना क्या चाहते हो, अटैक करना चाहते हो और उधर से ही अटैक करोगे। तो ये बंदा आगे आता है, स्माइल करता है कि ज़ू मैं जानता था जब मैं पहली बार ही मिला कि तुम्हारे में कुछ स्पेशल है, इसीलिए मैंने तुम्हें सलाह भी दिया था और अब तो मैं देख भी सकता हूँ कि तुम उस लेवल पे पहुँच चुके हो। ज़ू भी इन्हें थैंक्स बोलता है। सीनियर बोलता है तो ये बोलते हैं सीनियर कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम मुझे एल्डर और जूनियर वो वाला यूज़ कर सकते हो और ये इनका नाम ज़ैंग युनशी था। तो ये बोलते हैं कि एल्डर ब्रदर ज़ैंग कह के बुला सकते हो। इधर ज़ैंग की नज़र पड़ती ज़ाओ ज़ोंगहिंग पर, जो कि अचंभित था। तो बाकी 2 बंदे भी पहुँच चुके थे, लेकिन उन्हें समझ में आ जाता है कि मतलब ज़ू जो है पहले से ज़ैंग को जानता है और उसके बाद ज़ैंग ज़ू को लेकर के ऊपर निकल जाते हैं। ज़ू यहाँ पर ऊपर आया था एक बार जब फर्स्ट टाइम आया था, तो चीज़ों को नोटिस करता है। अब क्योंकि ऑरा अच्छी थी तो बहुत सी चीज़ों को नोटिस कर पा रहा था। तो वो जो बंदे थे 2, उनका कल्टीवेशन भी शायद लोअर था। और ज़ैंग फिर बोलते, देखो मैंने ही तुम्हें ऑफ पीक के जीवन के बारे में भी बताया था, मतलब पहाड़ी के नीचे का जीवन कैसा होता है। अब यहाँ के बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर हम टोटल 140 के आसपास हैं, उससे थोड़े ऊपर हैं। और आज तुम रजिस्टर कर रहे हो तो 149 हो जाएँगे 7th पीक पर। तो टोटल 7 ब्लड आइज़ में 1000 के आसपास हैं फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स। अब तुम रजिस्टर कर दोगे यहाँ पे, तो तुम हर महीने का 5700 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुम्हें मिलने लगेगा। और ये चीज़ें बदलती रहती हैं, सेक्ट की कितनी कमाई होती है उसी हिसाब से मिलता है। अगर तुम देखो ऊपर रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना मैंसन एक खरीदना पड़ेगा। बात रही स्क्रिप्चर और टेक्निक की, तो फ्री में मिलता है, बट अभी नहीं, खरीद सकते हो। फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर तो तुम्हारे पास 4 प्रिविलेजेस हैं। एक तो देखो पहले में आता है कि तुम अपना खुद का हार्बर बना सकते हो, मतलब एक पोर्ट पर अच्छा खासा एरिया आपको मिल सकता है। अब उस एरिया में बहुत सारे लोग अपना नाव पार्क कर सकते हैं, तो उससे भी तुम कमा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है तुम्हारे पास कि तुम किसी भी गली में अपना अधिकार कर सकते हो, तो वो एरिया तुम्हारा हो जाएगा, तो वहाँ पर जितनी भी दुकानें रहेंगी वो तुम्हें रेंट पे करेंगी। इनमें से 2 में से तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अब दूसरा चीज़ ये आता है कि अगर कोई भी ऑफ पीक डिसेबल तुम्हें ऑफेंड करता है तो तुम मार सकते हो तुरंत, लेकिन तुम्हें फिर 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स पे करना पड़ेगा उसको मारने की वजह से। अगर 2 मारते हो तो डबल पे करना पड़ेगा, मतलब फ्री में नहीं मार सकते किसी को। ज़ू इन सब चीज़ों को सुन रहा था और इसे समझ में भी आ रहा था। अब तीसरा प्रिविलेज ये आता है कि तुम 2 ऑफ पीक डिसेबल चूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारा अटेंडेंट बन जाएगा। तो वो कैपिटल सिटी में फ्री में रह सकते हैं और तुम्हारे नाम पर वो कल्टीवेट भी कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ में एक और चीज़ आता है कि तुम 7 ब्लड आइज सिटी, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना, तो अलग-अलग उसके शहर में टेलीपोर्टेशन यूज़ करके फ्री में जा सकते हो। आखिरी प्रिविलेज ये था कि आपको 7 ब्लड आइज से प्रोटेक्शन मिलता है, बाहर ही आपको ऐसा हाथ नहीं लगा सकता। एटलीस्ट गोल्ड कोर लेवल का कल्टीवेटर। और अगर तुम अच्छा पे करते हो स्पिरिचुअल स्टोन, तो नासेंट सोल कल्टीवेटर भी तुम्हें छू नहीं सकता। अच्छा पे करोगे तो सेक्ट तो बोलेगा कि भाई हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं उस बंदे को मारने में भी। तो तुम्हें ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई गोल्ड कोर कल्टीवेटर तुम्हें, मतलब हमारे सेक्ट का ही, अपने सेक्ट का ही मार सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्ट में जब तक हो तब तक, सेक्ट के बाहर भाई अब कुछ नहीं बोला जा सकता। हाँ, लेकिन अगर कोल्ड कोर मार देता है किसी फाउंडेशन को सेक्ट के अंदर, तो उसे 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स देना पड़ता है। माफ़ करिएगा, 10 लाख। अब ज़ू पूछता है कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी? तो ये बता दें, देखो हम सेक्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन सेक्ट से बंधे नहीं हैं। हम जैसा काम करेंगे वैसा पैसा मिलता है। मिशंस वगैरह आते रहते हैं, उसको तुम जा करके मिशन एग्ज़ीक्यूट करके पैसे कमा सकते हो। तो जो भी हमारे दुश्मन भी होते हैं, वो भी काफ़ी शातिर होते हैं, तो बच के रहना पड़ता है। तो मतलब ज़ैंग युनशी के बताने की वजह से ज़ू को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी। तो थोड़ा गलत टाइम पे आए हो, नहीं तो कोई बंदा अगर फाउंडेशन लेवल पे पहुँचता है ना, तो पीक लॉर्ड भी उसको थोड़ा-सा बातचीत करते हैं और इस समय तो सातों पीक लॉर्ड्स बाहर हैं।
मतलब कुछ तो बड़ा हो रहा है। इवन ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर भी नहीं है, तो थर्ड एल्डर यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं उनके मेंशन की तरफ ले चलता हूँ। थर्ड हॉल की तरफ ये बढ़ते हैं, मतलब थर्ड एल्डर के हॉल की तरफ, जहाँ पर बाहर में ऑनर गार्ड ली खड़े थे और वो भी बोलते हैं मुझे लगा है कि वो जो बेल बज रहा है तुम्हारे वजह से बज रहा है। जू इन्हें भी रेस्पेक्ट दिखाता है और इनकी ऑरा फील करके इसे लगता है कि शायद इन्होंने लाइफ फ्लेम बना लिया है, मतलब मिनिमम 30 अपर्चर तो ओपन कर लिए होंगे। अब जू इस हॉल में एंटर करता है इनके कहने पर। जैसे एंटर करता है ना, एक अलग ऑरा फील करता है, लेकिन इस बार ये इस बंदे को देख पाता है। पहले तो देख भी नहीं पा रहा था। इन्होंने वॉयलेट रोब पहना था जिस पर कुछ सोने की कढ़ाइयाँ थी और एल्डर की ऑरा मानो इसको पूरी तरह से देख पा रही थी, लेकिन लाइफ लैम्प को वो नहीं देख पाते हैं क्योंकि लाइफ लैम्प इसकी परछाई से ढका हुआ था। जो इन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है, ग्रीटिंग्स थर्ड एल्डर बोल के। एल्डर बोलते यार तुम इतने यंग हो और तुमने 2 धर्मा अपर्चर भी खोल लिए, इम्प्रेसिव। अच्छा तो तुम ही हो जिसे स्पिरिट लैम्प मिला था मरफोक का, राइट? तो देखो यार, कई जगह होली कल थी, कई जगह आज है, तो हम तो आज ही मना रहे थे वैसे। तो मेरी तरफ से हैप्पी होली जितने भी लोग हैं। अब जू समझ जाता है देखो कि थर्ड एल्डर पूछ रहे हैं, उनसे तो छिपा नहीं हुआ है, छिपा के मतलब भी नहीं है। तो वो बोलता है जी बिल्कुल। तो थर्ड एल्डर पूछते हैं कि तुम, प्यार से पूछते तुम उसका क्या करने वाले हो। जू सीधा बोलता है कि बेच दूंगा। अब ये जवाब सुन करके वो हंसते हैं और संतुष्ट होते हैं इसके जवाब से। वो सीधा बोलते हैं देखो जू, मैं बातों को घुमाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमने स्पिरिट लैम्प अपने दम पे पाया था, तो मैं वो लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लैम्प से कुछ मतलब भी नहीं है। इतना ही सलाह दूंगा कि जल्दी बेच देना, क्योंकि देखो लोगों को एट द एंड पता तो चल ही जाएगा कि लैम्प किसके पास है। तो फिर समझ रहे हो ना तुम, खतरा आ सकता है। जू समझ जाता है इनकी बात, क्योंकि दुनिया काफी निर्दयी है, कोई भी कभी भी आप पर अटैक कर सकता है। ये अपनी ऑरा रिलीज कर और आइडेंटिटी टोकन जो था जू का मांग लेते हैं उससे, और उस पर कुछ तो अपनी ऑरा डालते हैं जिससे कि टोकन चमकने लगता है। और थर्ड एल्डर कहते हैं अब तुम जा सकते हो। जाते जाते जब ये जा रहे थे, ये बोलते हैं कि जोंग हैंग अच्छा दिल का अच्छा बंदा है। जो बोलता है मैं समझ गया। देखो थर्ड एल्डर को पता था कि थोड़ा बहुत जोंग हैंग पसंद नहीं करता है जू को, लेकिन तब जू से जब ये पहली बार मिले थे तो जू का कोई लेवल नहीं था, लेकिन अब जू जो था अपना जू किंग, वो फाउंडेशन लेवल पे पहुंच चुका था। अब इसके बाद यूंग से इसको मैंशंस के बारे में बताते हैं, मतलब घर के बारे में। ज़्यादातर तो मतलब भरे हुए हैं, एक काफ़ी दूर लोकेशन पे था। पहले से ये टाओइस्ट रोप दिलाते हैं, मतलब वॉयलेट कलर का। उसके बाद इसे ये हॉल ऑफ स्क्रिप्चर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर आप मतलब मैजिकल टेक्निक्स वगैरह खरीद सकते हो फाउंडेशन लेवल के। आखिरी में फिर इसे ये मैंशन के पास लाते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है 2 कारण है कि मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे ऐसा लगता है कि हम डेस्टिनी के द्वारा कनेक्टेड हैं। दूसरा कि जब भी मैं नए टास्क लेता हूँ तो मुझे उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है। मतलब जो भी लोगों को मैं ऑन पीक डिसाइपल जो बनने के लिए आ रहे हैं, फाउंडेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, तो मैं उन्हें हर चीज़ें समझा रहा हूँ, तो इसका भी पैसा मिलता है। तो तुम्हें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलते हैं कि तुम इस पे संदेह मत करना, और कभी हम बाहर मिले किसी मुसीबत में फंसे रहे तो ज़रूर एक दूसरे की मदद करेंगे। एक मेरी तरफ से और सलाह है कि जब देखो कोई बंदा फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाए ना, तो उसे 30 धर्मापर्चर खोलने चाहिए, जितना जल्दी खोल सके, क्योंकि वो लाइफ फ्लेम बना सकता है और उसके बाद प्रोफाउंड स्टेट में एंटर कर सकता है, नहीं तो खतरा रहता है। इस दौरान इनकी नज़र पड़ती है जू के राइट हैंड पर, और उसका जू का हाथ अब वहाँ नहीं रहता था, तो काफ़ी खुश होते हैं। अब जू किंग को भी समझ में आ चुका था कि लाइफ फ्लेम यानी कि 30 थर्मापर्चर खोलना कितना ज़रूरी है। अब जू को देखो नया मेंशन मिल चुका था, जो कि थोड़ा पहाड़ी पर था, थोड़ा दूर था। अंदर जाता ही है, जो जेड टोकन है आपका, वही एक चाबी की तरह काम करता है। उसी को आप ऐसा डोर को टच कराते हो या ऑरा रिलीज करते हो, तभी आप एंटर कर सकते हो। तो जब फर्स्ट टाइम आप एंटर करते हो तो अपना इम्प्रिंट भी छोड़ना पड़ता है, जो कि जू कर देता है। फिर भी भाई बंदा अपना चौकस रहता ही था, तो आसपास जहर भी छिड़क देता है पूरा, मतलब घर के आसपास। अंदर प्रवेश कर चुका था, फॉर्मेशन एक्टिव था। जैसे पुराने दिन याद आते हैं कि अब मैं फाउंडेशन लेवल पे जा चुका हूँ। पुराने दिन याद कर रहा था, कैसे यहाँ पर आया था, क्या समय था। तो देखो आज ये गया भी था हॉल ऑफ स्क्रिप्चर में, तो वहाँ से फाउंडेशन लेवल के टेक्निक वगैरह भी इसने खरीद लिया था। तो फिलहाल उसे पढ़ने लगता। नाम था बेल फायर सोल सॉल्विंग स्क्रिप्चर। ये 7th पीक का ना जो फाउंडेशन टेक्निक्स होते हैं, सिग्नेचर मूव्स, उसमें से एक था। किलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेथड फोकस था कि आप कितने धर्मापर्चर्स जल्दी जल्दी खोल सकते हो, जिससे कि आपके धर्मापर्चर में एक प्रकार का आग क्रिएट होता है, फ्लेम, उसे आप बेल फायर कहते हो। तो जब ये फायर जब क्रिएट हो जाता है आपकी बॉडी में, धर्मापर्चर्स में, उसको जब आप अपने फॉरबिडन सी से मिक्स करते हो, तो भाई खतरनाक लेवल का पावर प्रकट होता है, और दुश्मन के सोल को निकाल करके आप ये फ्लेम से उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते। मतलब देखो अगर कोई भी फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर है, अगर आपने उसको मार दिया, उसके सोल को यूज़ करोगे, तो धर्मापर्चर्स अपने जल्दी जल्दी खोल सकते हो। और इंसान ही नहीं भाई, सी बीस्ट वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो, जॉम्बीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, और जो इंसान नहीं होते वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, खास करके सी जॉम्बीज़। टेक्निक सिंपल था लेकिन क्रूअल था, लेकिन बहुत डिसाइपल्स ये कल्टीवेट नहीं करते। इसके अलावा भी कुछ सिग्नेचर टेक्निक है 7
पीक की, जैसे कि सी किंग रजिस्टर, ये थोड़ा कम ब्रूटल है। जैसे आप सी बीस्ट को मार दो और एक स्पेशल मेथड से उन्हें आप अपने धर्मा अपर्चर में एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो। अब इसके 10 लेवल हैं, तो एक-एक लेवल में 7 से 8 धर्मा अपर्चर खुलते हैं। अब इसमें वही है कि सी बीस्ट को एब्ज़ॉर्ब करते रहो। तो पहली टेक्निक काफ़ी फ़ास्ट आपकी एडवांसमेंट कराती है, लेकिन काफ़ी क्रूएल है। उसमें थोड़ा भी लफड़ा हुआ तो आप मर सकते हो। सेकंड वाली टेक्निक जो सीकिंग रजिस्टर है, उसमें सी बीस्ट का ही यूज़ होता है और थोड़ी ईज़ी है ज़्यादा। इसमें लेकिन आपका बैटल जो प्रोग्रेस है ना, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बस देखो आप धर्मा अपर्चर खोल रहे हो, बस उसमें सपोर्ट कर रहा है। पहले वाले में फ्लेम मिक्स हो रहा है, तो आपका जो बैटल प्रोग्रेस है, फ्लेम के थ्रू और बढ़ जाता है। तीसरी जो टेक्निक थी उसे लाइफ नर्चरिंग एनकांटेशन कहा जाता है। तो ये और थोड़ी-सी सिंपल है। इस टेक्निक को जो भी कल्टीवेट करते हैं ना, वो पूरा टाइम कल्टीवेशन में रहता है और ये थोड़ा सबसे स्लो है क्योंकि, लेकिन इसमें फ़ायदे सबसे ज़्यादा। इसमें आपको ज़्यादा बैटल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़ू को तो समझ में नहीं आता भाई तीनों में बेस्ट कौन है, क्योंकि हर टेक्निक के अपने फ़ायदे थे। तो सबसे पहले ये नकार देता है सीकिंग रजिस्टर को। अब जो पहली टेक्निक थी सोल स्वॉलोइंग यानी बेल फायर वाली और ये आखिरी तीसरी वाली एकदम एक दूसरे का अपोज़िट है। तो ज़ू इसमें सोच रहा था, इसमें संदेह में था कि क्या करूँ? लेकिन इस दौरान यहाँ से काफ़ी दूर जब ज़ू संदेह में था, तो समुद्री क्षेत्र जहाँ कोई अंत ना हो, वहाँ पर हमें एक ड्रेडनॉट को दिखाया जाता है। जैसे ज़ू वगैरह का नाव है, उस जब अल्टीमेट लेवल पे पहुँच जाता है, तो ड्रेडनॉट बन जाता है। उसके ऊपर मास्टर 7 थे और 7 ब्लड आइज़ के डायरेक्शन में देख रहे थे। साथ में इनका सेवक भी खड़ा था। इसी ने वो टोकन दिया था ज़ू को, मतलब पहली बार जब उसको ज़ू को सेक्ट आना था तो। उस एक ज़ेड स्लिप को ये ऑब्ज़र्व कर रहा था और फिर मास्टर 7 से बोलता है कि किड फाउंडेशन लेवल पे पहुँच चुका है। तो क्या जब हम वापस जाएँगे तो मैं बोलूँ आपसे मिलने के लिए? 7th कहते हैं फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो वॉर आ रहा है। पहले इस पर ध्यान फ़ोकस करते हैं, वो चीज़ें बाद में देख लेंगे। ठीक है, हमने 100 टोकन बाँटे थे, ये बंदा पहला है जो उस लेवल पे पहुँच चुका है। बाकियों को भी देखते हैं वो क्या करते हैं और इसे अभी भी मेरा चौथा डिसाइपल बनने में बहुत समय है, बहुत दूर जाना पड़ेगा इसको पहले। तो ज़ू को क्या लगता है, देखो ये जो लाइफ नर्चरिंग इनकांटेशन है ना, बहुत ज़्यादा ही पैसिव अटैक है। मतलब बैठ के कल्टीवेट करते रहो, तो इसका विचार तो उसी पर जाता है। हालाँकि ये जो टेक्निक था नर्चरिंग इनकांटेशन, या अपन इसको शॉर्ट में लाइफ इनकांटेशन बोल लेंगे, वो लाइफ लैंप के साथ अच्छा काम करेगा। तो इसके लिए इसको देखो मेंशन को भी अपने छोड़ना नहीं पड़ेगा घर को, यहीं बैठ के कल्टीवेट कर सकता है आराम से। और जब ये लाइफ लैंप यूज़ करने लगेगा, लाइफ लैंप पता ही है आपको जो इसको मिला था, तब तो भाई खतरनाक लेवल पे चला जाएगा। लेकिन उस पर जाने में बहुत समय लगेगा और कल्टीवेशन के लिए आपको देखो स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए ही। धर्मा बोर्ड को भी अपग्रेड करना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो बेस्ट क्या है भाई, किलिंग करो। अब देखो जिसको भी मारेगा सी ज़ॉम्बीज़ वगैरह को, उसके भी लूट इसको मिल जाएँगी, बहुत सी चीज़ें हैं। और अगर आप 7th पीक के डिसाइपल हो तो आपको धर्मा पोर्ट, जो कि अब धर्मा स्किफ्ट बन चुका है इसका फाउंडेशन लेवल का, उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके थ्रू कॉम्बिनेशन में आप और पावरफुल बन जाते हो। लाइफ लैंप को कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ है, इसको उतना भी पता भी नहीं था। और फिलहाल ये जो बेल फायर वाली टेक्निक थी ना, उसके कल्टीवेशन में लग जाता है। और देखो एक चीज़ और होता है, जब आप फाउंडेशन लेवल पे जाते हो, धर्मा अपर्चर्स में फ्लेम होते हैं पहले से, क्योंकि लाइफ फ्लेम आप बनाते हो ना, 30 बन गया तो थोड़े थोड़े तो रहते ही है। लेकिन ज़ू के पास क्योंकि लाइफ लैंप था, तो उससे भी इसके थर्मा अपर्चर को एक बूस्ट मिला था, तो इसका फ्लेम पहले से अलग था। अब बेलफायर टेक्निक से जो फायर बनेगा, तो आप सोच लो किस लेवल पे ये जाएगा। 4 घंटे कल्टीवेशन के बाद ही भाई अपना बेलफायर बना लेता है और ये काफ़ी अलग थे। तो जो इसका ब्लैक अम्ब्रेला यानी लाइफ लैंप से जो उस दिन फायर निकला था, जो पूरे जंगल को भाप सा बना दिया था, उसका फायर लेवल टेम्परेचर सब हाई था। बेल फायर का थोड़ा नीचे था, थोड़ा क्या ठीक ठाक नीचे था। लेकिन बेल फायर से एक फ़ायदा ये था कि आप आत्माओं को यानी सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब इसके बॉडी में ब्लैक फायर था, उसके साथ ये क्या करता है, बेल फायर को कंबाइन कर देता, तो अब उसके थ्रू भी ये सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता था। 3 दिन इस दौरान गुजर जाते हैं। तो दोनों इसके जो धर्मा पर्चर देखो खोले थे, उसमें ब्लैक फायर आ चुके थे। ब्लैक फायर तो पहले से था, बेल फायर भी ये मिला देता है, कल्टीवेट कर लेता है। अब तीसरा धर्मा पर्चर खोलना है तो आपको सोल चाहिए। अब इसका यही था, क्या ज़ैंगसेन वापस आ गए तो इसका धर्मा बोर्ड बन जाएगा, तो ये समुद्री क्षेत्र में जा सकता है। पहले तो अपने परछाई की तरफ देखता है, फिर सरिया की तरफ देखता है जिसमें पैट्रियार्च थे और उनको पहले अनसील्ड करता है। पैट्रियार्च प्रकट होते हैं बट कुछ कहते नहीं। पैट्रियार्च ये फटी पड़ी थी कि मैंने कुछ गड़बड़ किया था क्या, कि ये बंदा मुझे मारने वाला। ज़ू पहले क्या करता है, अपने वॉयलेट क्रिस्टल के दम पे जो इसका परछाई था ना, उसे और ज़्यादा कमज़ोर कर देता। और ज़ू इस दौरान ना अपनी परछाई को हड़का रहा था कि तुम अब मेरे काम की चीज़ नहीं हो, क्योंकि परछाई का अपना विल था। लेकिन अब ज़ू फाउंडेशन लेवल पे था तो उसे बहुत अच्छे से समझ सकता था। अब ज़ू का ये था कि इसकी परछाई को भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो देखो ज़ू का सीधा-सीधा था कि अब पावर लेवल बढ़ रहा है तो आपको ट्रम्प कार्ड भी वैसे चाहिए ना। परछाई अगर उस लेवल पे नहीं है और उस लेवल के दुश्मन मिलेंगे तो मतलब क्या है? और पैट्रियार्च के बारे में सेम चीज़ ये फ़ील करता है। तो जो परछाई थी ना, वो पूरी डिस्टॉर्ट हो जाती, ख़त्म सी होने लगती। उसका जो विल था वो प्रकट होता और बोलता है कि म्यूट टेकन,
करप्शन को अपग्रेड करो, गॉडलीनेस। अब ज़ू का ध्यान जाता है सरिया पर और उसका गलिंग इंटेंट उस तरफ पड़ता है कि तुम किस काम के हो। अब सरिया के अंदर से ना पैट्रियार्च की लाइफ स्पिरिट प्रकट होती है। उसकी फट रही थी कि अब ज़ू उसको मार देगा और वो बोलता है, माय लॉर्ड मुझे मत मारिए, मैं कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मुझे नहीं पता, मैं आजकल बहुत वीक फ़ील कर रहा था या तो ज़्यादा निद्रा में रह रहा था। मुझे बस एक मौका दीजिए और मैं मेहनत करूँगा। ज़ो बोलता है, ठीक है, 6 महीने में मैं तुम दोनों का फिर से ब्यौरा देखता हूँ। जो ढंग का नहीं रहेगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो परछाई को ना गुस्सा तो आता है और वो गुस्सा पैट्रियार्च पे दिखाता है। पैट्रियार्च को भी आता है लेकिन वो कहीं नहीं दिखाता है, खुद को शांत करता है। अब ज़ो को पता था पैट्रियार्च कैसे एक्ट करता है तो वो ध्यान भी नहीं देता है और इन दोनों को फिर पर ध्यान इनसे हटा लेता है। फिलहाल दोपहर का समय हो चुका था, ये दरवाज़ा खुलता है। अब ज़ू पहाड़ी से उतरता है और शहर की तरफ बढ़ता है। तो थोड़ा अलग फ़ील करता है, ऐसा लगता है चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं। ठीक है, अलग एक है कि आपका पावर लेवल बढ़ चुका है, उसके अलावा भी। तो ज़ू बढ़ता है पोर्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ क्योंकि अभी अब खुद का हार्बर भी बना सकता है ना, इसके पास राइट्स हैं। बस इसने सोचा नहीं था कि वो करना है या शहर में कोई गली पे अधिकार कर लेना है, मतलब खरीद लेना है और उसको रेंट पे देना है। अब इसको नए टालिस्मैन भी चाहिए थे, इसलिए पोर्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ ये बढ़ रहा था। और दूसरा ये था कि इसकी जो खबरी थी उससे इसको मिलना। तीसरा, ज़ैंगसेन अगर मिल गया तो। अब इसका पोजीशन भी चेंज हो चुका था क्योंकि ब्रेक थ्रू कर चुका था। तो जो क्राइम डिपार्टमेंट था ना, अब वहाँ पर ये पहले डिप्यूटी कैप्टन हुआ करता था, लेकिन अब बदल करके ये डिप्यूटी डायरेक्टर बन गया। और अब इसको डेली आने की ज़रूरत नहीं है, मेन जब बड़े ऑपरेशंस होंगे तभी आने हैं। और यहाँ पर भी सैलरी बढ़ के हर महीने का 100 स्पिरिचुअल स्टोन हो चुका था। और चाहे तो ये रिज़ाइन भी कर सकता है, अब ऐसा कोई इसको रोक नहीं सकता है। बट इसका यही था कि ये रहेगा। और देखो जब ये आगे बढ़ता है ना, बहुत सारे डिसाइपल्स इसको देखते हैं और ग्रीट करते हैं क्योंकि भाई ऑफ पीक डिसाइपल्स के लिए तो फाउंडेशन लेवल का बंदा मतलब गॉड के समान हो गया। और ज़ू ने पहना भी तो था वॉयलेट रोब, तो वो पहचान जा रहे थे कि वॉयलेट रोब है मतलब पीक डिसाइपल है पहले तो। और से ये समझ में आ जा रहा था कि फाउंडेशन लेवल का है। तो ज़ू को भी थोड़ा सा अलग लगता है यार, क्योंकि ये हमेशा से शांति से रहता था। तो फिलहाल उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ इसकी खबरी से मिलता था। और ज़ू इसे ना एक टोकन देता है, इसे अटेंडेंट मेडेलियन कहा जाता है, जो कि उसको थर्ड एल्डर ने बताया था कि तुम्हारे, या फिर वो शायद सीनियर ने बताया था कि तुम्हारे जगह पर 2 लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और ज़ू बोलता है कि देखो अब से तुम्हें पता है इसकी कितनी कीमत है। तुम 3 महीने एक काम करोगे, तुम्हें पता करना है कि हम हार्बर कैसे डेवलप कर सकते हैं। ज़ू के जाने के बाद ना ये बंदी को दिखाया जाता है, बहुत सुंदर थी वैसे ही है, अपनी सांसों को शांत करती। हैरान थे कि यार ये बंदा इतने कम समय में फाउंडेशन लेवल पे पहुंच चुका है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।